हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों ने वोकेशन काफ़ी एंजॉय की होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस से रिलेटेड, यानी हमने सेशन लेयर स्टार्ट की थी। तो सेशन लेयर के अप जो अपर लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो उसी को आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ओएसआई लेयर हम क्यों यूज करते हैं। ओएसआई की जो 7 लेयर है या ओएसआई मॉडल है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली ओएसआई मॉडल है क्या, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था सेशन लेयर के, कि ये एक फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। और उस फ्रेमवर्क में क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो सेट इसको हम सेट ऑफ रूल्स भी कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिकली आईएसओ स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसके यानी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसकी जो एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है। किस लिए बनाया, मॉडल बनाया, ताकि दो डिफरेंट सिस्टम्स जिन पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे होते हैं या डिफरेंट कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, नेटवर्क मॉडल चल रहे होते हैं, उनको आपस में कैसे कनेक्ट किया जाए। यानी फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले रहे हैं कि आपके हम जुबान जो लोग हैं, हम जुबान, ठीक है, उर्दू स्पीकिंग, आप कहीं जाते हैं तो आपको जब अपने उर्दू स्पीकिंग, या आप अगर पश्तून हैं तो जब आप कहीं जाते हैं और वहां आपको पठान मिल जाए तो आप इजीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सॉरी। लेकिन कहीं पे अगर आपसे कोई चाइनीज आके मिल ले, कोई रशियन मिल ले, कोई अमेरिकन मिल ले, इंग्लिश तो आप थोड़ी बहुत बोल लेंगे, कोई डिफरेंट, जैसे अफ्रीका वाले हो गए, साउथ अफ्रीका, तो इस तरह के लोग अगर आपके सामने आते हैं, अब ये दो डिफरेंट अब हैं, तो आप भी एक ह्यूमन और वो भी एक ह्यूमन है, लेकिन क्योंकि वहां पे एक सिस्टम इंस्टॉल है, वो चाइनीज जुबान का है, आपके अंदर एक पाकिस्तानी है, उसका सिस्टम इंस्टॉल है। अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे की जाए। तो इस चीज को हल करने के लिए ये ओएसआई लेयर का कॉन्सेप्ट एक आया कि दो डिफरेंट, यानी वहां पे भी आपको कोई दरमियान में कोई ऐसी चीज जरूरत पड़ेगी जो आपकी कम्युनिकेशन करवाए, कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत आपको पड़ेगी जो आपकी कम्युनिकेशन इजीली करवाए, आपकी बातें उस तक इजीली पहुंचाए, चाहे वो ट्रांसलेटर मशीन हो, चाहे वो ट्रांसलेटर ह्यूमन बॉडी हो, तो कोई भी हो सकती है। तो इसलिए ओएसआई लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि दो डिफरेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है, दो डिफरेंट, हर कोई अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहा है, अपना नेटवर्क मॉडल लॉन्च कर रहा है, उसके अपने ही सारे कॉन्सेप्ट अपने हैं, जैसे एप्पल का अपना है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। तो इस चीज को कम्युनिकेट करवाने के लिए ओएसआई लेयर मॉडल का कॉन्सेप्ट आया। तो ये पूरे एक थीम है इसकी बेसिक, और हर लेयर का एक अपना काम है, हर लेयर पे एक अपना काम परफॉर्म किया जाता है, हर लेयर। हमने वन बाय वन का भी डिस्कस भी कर लिया, हम प्रेजेंटेशन लेयर तक आ गए हैं, उसके बाद लास्ट हमारी जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर है, तो हमने देख भी लिया कि हर लेयर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। In computer networking, the layered concept of networking was developed to accommodate changes in technology. ठीक है, accommodate changes in technology. टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको accommodate कर सके, ताकि हम, तो ये layered concept इसलिए लाया गया। Each layer of a specific network model may be responsible for a different function of the network. हर layer एक स्पेसिफिक मॉडल की, चाहे वो टीसीपी/आईपी मॉडल हो, चाहे वो एसआई लेयर मॉडल हो, चाहे वो कोई और मॉडल हो, हर लेयर उसकी किसी न किसी रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी न किसी फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका एक काम होता है। जैसे एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट एक रिस्पॉन्सिबल होता है एक काम का। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है तो फाइनेंस सेक्शन के रिलेटेड काम करेंगे, एडमिशन वाले हैं तो एडमिशन रिलेटेड, और अगर एग्जाम वाले हैं तो एग्जाम रिलेटेड। तो इस तरह हर एक लेयर अपना एक रिस्पॉन्सिबल काम परफॉर्म करते हैं, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। Each layer will pass information up and down to the next subsequent layer as data is processed. ठीक है, जैसे आपको, आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपने अगर कोई फॉर्म जमा करना है किसी भी रिलेटेड, तो पहले आपको जाना पड़ता है रिसेप्शन पे,
पहले लेयर ये समझ लें कि आप रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन वाले ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी और आपको मूव कर दिया बैंक की तरफ, करतब आगे बैंक की तरफ। तो आप अलबरका गए, अलबरका में आपने कोई काम किया, वहां से वापस आए, देन आपने वहां पे रिसेप्शन पे दोबारा आए, रिसेप्शन यानी सेम लेयर पे दोबारा आ सकते हैं, उसने फिर प्रोसेस करके आपको एडमिशन ऑफिस भेज दिया, तो आप एडमिशन ऑफिस चले गए। उसके बाद आप चले गए कंट्रोलर के पास, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार के पास, अदील साहब के पास। तो ये एक लेयर कॉन्सेप्ट है। each layer will pass information up and down pass कर रहे होते हैं to the next subsequent layer as data is processed। जैसे जैसे डेटा प्रोसेस होता रहता है, इसी तरह आपकी रोजमर्रा की लाइफ की भी यही कॉन्सेप्ट। आप जब आप एक जगह से काम आपका हो जाए, डेटा प्रोसेस हो जाए एक जगह पे, तो आप दूसरे ऑफिस में चले जाते हैं, वहां पे ऑफिस में डेटा प्रोसेस हो जाता है तो तीसरे ऑफिस में चले जाते हैं। तो वन बाय वन जब तक आपका काम सारा कंप्लीट नहीं होता और एट द एंड आप उसी लास्ट वाले के पास आ जाते हैं। तो ये एक OSI लेयर मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं जो हमारी आज की जो लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, लेयर 6। ये 3 लेयर जो हैं इनको अपर लेयर कहा जाता है, ये 2 लेयर इनको मिडिल लेयर भी कहा जाता है, और ये लास्ट वन इज लोअर लेयर, ठीक है। और ये 3 लेयर जो हैं ये बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन चल रही होती हैं इंटरनेट जिससे आप दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, वो चाहे ओपरा है, वो चाहे गूगल क्रोम है, वो चाहे फायरफॉक्स है, जो भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, ये 3 वहां पे काम कर रही होती हैं, उसी ब्राउजर के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनका कोई काम नहीं है। हाँ, इन 4 लेयर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम है, कॉन्फ़िगरेशन इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होती है। आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आप जरा जाएं इनकी सेटिंग पे, इंटरनेट नेटवर्क की सेटिंग पे, तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के नाम इस तरह मिलते रहेंगे। तो ये 3 जो है ये स्पेशली ब्राउजर जिससे आप कनेक्टिविटी करते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं, वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है, वहां पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है, ब्राउजर के अंदर ही ऑटोमेटिकली इसको सिंक्रोनाइज किया गया होता है। तो आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। बेसिकली जैसे इसका नाम जाहिर है, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल में एक प्रेजेंटेशन है किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी शक्ल में, किसी भी इंफॉर्मेशन की, किसी भी डेटा की। आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है। जब भी आप, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसका पूरा थीम दे रहा हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आप अगर किसी डिफरेंट सिस्टम, किसी और सिस्टम में डेटा सेंड कर रहे हैं जहां पे किसी और लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या जो भी है, कोई नई किस्म की इनकोडिंग स्कीम, कोई दूसरी किस्म की इनकोडिंग स्कीम है, जैसे मैंने आपको एक चाइनीज और एक पाकिस्तानी की मिसाल दी, आपने इस तरह की कम्युनिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एप्पल सिस्टम में कोई ईमेल करना, तो वहां से डेटा आना या उसको जाना, दरमियान में कौन ये उसको प्रेजेंट करके देगा, या फॉर एग्जांपल आप तक डेटा वापस सही तौर से आना, ये कौन कर रहा होता है। ये कहीं आपने कोई वेबसाइट ओपन की, वो चाइनीज लैंग्वेज में है, तो वहां पे ऊपर लिखा हुआ है कि आपने अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो ये बटन प्रेस करें। अब वो बटन तो प्रेस हो जाता है, तो अंदर कन्वर्जन कौन कर रहा होता है, कौन फैसिलिटी हमें दे रहा होता है। तो ये ही चीज है प्रेजेंटेशन। या आपने फेसबुक अक्सर खोला होता है तो नीचे ट्रांसलेशन लिखा होता है, कोई ऐसे अगर इंडियन लैंग्वेज में कोई लाइन लिखी हुई है या चाइनीज लाइन में, तो उसी के नीचे एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है, ट्रांसलेशन। तो जैसे आप ट्रांसलेशन क्लिक करते हैं वो ट्रांसलेट होके आपकी लैंग्वेज में आ जाती है, इंग्लिश में, जो स्टैंडर्ड है। तो उसी में कैसे कन्वर्ट हुई, वो ब्राउजर में चल रहा है फेसबुक, ठीक है, वो आप ब्राउजर में खोला हुआ है आपने, या कोई वेबसाइट खोली है ब्राउजर में खोली है, तो ये कौन कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, कौन, प्रेजेंटेशन लेयर आपके सामने ये आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारा कुछ प्रेजेंट कर दे। तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली ब्राउजर में काम करता है। ब्राउजर में आपके लिए क्या क्या चीजें वो देखता है, आइए ये देख लेते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस लेयर इज टू टेक केयर ऑफ द सिंटैक्स, ठीक है, एक तो आपकी सिंटैक्स मिस्टेक ना हो, आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो ठीक ठाक लिखी हो, जो नॉर्मल इंग्लिश में यूज की जाती है, एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग सिस्टम। आपके सामने कभी भी इस तरह की, अब फॉर एग्जांपल दी में से एच उड़ा हुआ है, सिंटैक्स मिस्टेक है, ऐसे कभी नहीं होता। या प्राइमरी में से एम उड़ा हुआ है, या वाई उड़ा हुआ है, या जी में से ए उड़ा हुआ है, और आपने जैसे वेबसाइट में लिखा और आप वापस में जो भी आया वो इस तरह मिसिंग का सिंटैक्स एरर था, ऐसे नहीं। वो इसका बहुत ख्याल रखता है प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि प्रेजेंट करना है आपके सामने, एक चीज प्रेजेंट करनी है। और हमेशा आपने देखा होगा जब भी आप कहीं जाते हैं जॉब के लिए और आपकी प्रेजेंटेशन होती है या क्लास में आपने प्रेजेंटेशन देनी है,
तो आपने एक्यूरेट आंसर्स देने होते हैं, आपने जो डिलीवर करना होता है वो बिल्कुल ही आप ऑथेंटिक और सही तरह से कर रहे होते हैं, ताकि अगले लोगों को आप मुतासिर कर सके, उनको समझा सके अपनी बात। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का भी काम यही है कि वो केयर करता है सिंटैक्स का एंड सीमेंटिक्स का। सीमेंटिक्स कहते हैं मीनिंग्स को, किसी भी लफ्ज और लफ्ज की उसका मतलब, यानी लफ्ज आपने सही लिखा, सिंटैक्स मिस्टेक नहीं है, एक बात। दूसरा, उसका मतलब भी वाज़ेह है, यानी ये लाइन जैसे टाइप की गई है, ये देखें बिल्कुल ही उसी तरह की प्रेजेंट हुई पड़ी है, और इसका एक सॉफ्ट और इजीली हम इसको समझ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन गोल है वो ये है कि वो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है दो कम्युनिकेटिंग सिस्टम के दरमियान, उनका बहुत ही ख्याल रखें। Presentation layer take care that the data is sent in such a way that the receiver will understand the information and will be able to use the data. ठीक है, अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है ब्राउजर में और आपने टाइप की और उधर से कुछ और आ गया, ना आप उसको समझ पा रहे हैं, ना आप उसको यूज कर सकते हैं, तो आप उसको लीव कर देते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज का भी ख्याल रखता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका सारा काम आपके ब्राउजर में होता है, एप्लीकेशन में होता है, जिस एप्लीकेशन से आप कनेक्ट होते हैं। भाई एप्लीकेशन लेयर जो हमारी अपर लेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन आपने खोली, ब्राउजर खोला, ब्राउजर में कोई चीज टाइप की, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसे सॉल्व किया, सेशन के पास आया, सेशन ने उसमें अपना हेडर लगा दिया, देन वापस सेशन से मूव हुआ प्रेजेंटेशन लेयर में और उस एप्लीकेशन में, यानी जो एप्लीकेशन आपने खोली हुई है, ब्राउजर खोला हुआ है, उसी से रिक्वेस्ट किया एक साइट पे, और दूसरी साइड से सर्वर की तरफ से वही चीज आपके सामने दोबारा पेश हुई उसी ब्राउजर में। तो ये घूम रहा होता है। The presentation layer यानी layer 6 जो है हमारी, ensure that the message is presented to the upper layer in a standardized format, ताकि लोग उसको समझ सके। अगर आपकी जो ब्राउजर है उसमें डेटा सही नहीं पहुंचा तो आप उसको नहीं रीड कर सकते, ना अंडरस्टैंड कर सकते, ना उससे कोई फायदा ले सकते। तो ये इंश्योर करता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का सारा काम है, वो प्रेजेंट करके दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ये ले जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ये चीज ठीक है, ये ठीक है। तो एक प्रेजेंटेशन है informations की। In order to make it possible for computer with different data representation to communicate, the data structure to be exchanged can be defined in an abstract way। ठीक है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए यूज किया जाता है ताकि दो डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान में जब कम्युनिकेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेटा की, तो उसके लिए उसको एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है कि वो ऑल इन ऑल हो। तो इसलिए इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ताकि उसमें सारी चीजें आ जाएं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली एक लॉजिकल मैथमेटिकल मॉडल है, लॉजिकल, जिसमें कंप्लीट एक पैकेज होता है, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया डेटा स्ट्रक्चर, और क्यू डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और स्टैक हो गया। तो ये कंप्लीट पैकेज इसमें इंस्टॉल्ड होता है। इसमें कोई सिंगल आपको नहीं चाहिए, सिंगल पैकेज आपको नहीं चाहिए कि आप उसमें सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप यूज कर लें, बस बात खत्म। नहीं, आपको एक एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, एक लॉजिकली कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है। तो इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, यानी आपके पास हर चीज होनी चाहिए प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट डेटा होना चाहिए। कोई भी आप पे क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी चीज मांग सकते हो तो आप उसको दे सकते हैं। तो the presentation layer manages these abstract data structure and allow higher level data structure। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंकिंग रिकॉर्ड खोला हुआ है, तो उसमें डिफरेंट आपको चीजों की जरूरत पड़ सकती है, पेज पे डिफरेंट, वहाँ पे लिस्ट्स होती हैं, तो लिंक लिस्ट यूज की जा रही है, वहाँ पे स्टैक यूज किया जा रहा है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें एरे यूज की जा रही है। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाते हैं, हाई लेवल पे आ जाते हैं, टू बी डिफाइंड एंड एक्सचेंज, और ये फिर एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये काम भी प्रेजेंटेशन लेयर यूज कर रहा होता है। फंक्शन क्या है? जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और भी शायद आपको मिले, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये तीन है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर की, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन। बिफोर being transmitted, information in the form of characters and numbers should be changed to bit stream before being transmitted। जब भी ट्रांसमिशन होती है, जैसे मैंने कहा कि एक साइड पे आपके पास ASCII कोडिंग हुई पड़ी है, दूसरी साइड पर EBCD
कोडिंग हुई पड़ी है। अब ये एक से दूसरे में चेंज कैसे होंगे, ये ट्रांसलेट कैसे होंगे, ये ट्रांसलेशन का काम प्रेजेंटेशन लेयर का है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चाहे दूसरे सिस्टम पे कोई और कोडिंग लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कोई दोबारा से एक चाइनीज लैंग्वेज है, एक एक उर्दू स्पीकर है, दोनों बात करना चाहते हैं, तो उसकी लैंग्वेज उसको समझ आ जाए, उसकी लैंग्वेज उसके दरमियान में हमने कोई एक चीज लगा दी जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, और वो ट्रांसलेशन करके दे रहा है एक साइड से दूसरी। तो कंप्लीट करेक्टर्स को वो बिट्स में भी चेंज कर देता है। द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, दरमियान में काम करने वाला, बिटवीन इनकोडिंग मेथड्स, दो इनकोडिंग मेथड्स के दरमियान में ऑपरेट करने वाला। एज डिफरेंट कंप्यूटर यूज डिफरेंट इनकोडिंग मेथड, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट कंप्यूटर यूज करते हैं डिफरेंट इनकोडिंग मेथड। फॉर एग्जांपल अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूज करते हैं, या ईबीसीडी यूज करते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंफॉर्मेशन सॉरी इंटरचेंज कोड है, ये यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट ट्रांसलेट डेटा बिटवीन द फॉर्मेट्स, ठीक है, द नेटवर्क रिक्वायर्स एंड द फॉर्मेट द कंप्यूटर रिक्वायर, ठीक है। तो ये फिर इनसे इनमें डेटा के फॉर्मेट को अरेंज करता है, जो नेटवर्क पे भी रिक्वायर होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, देन वो कंप्यूटर में भी रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें ये चेंज कर देता है सिंपली, या इन सिंपल वर्ड्स ये आपके लिए क्या करता है, इट इनकोड्स द मैसेजेस फ्रॉम द यूजर डिपेंडेंट फॉर्मेट। यूजर डिपेंडेंट यानी मैं अगर चाइनीज हूं तो मेरा एक यूजर डिपेंडेंट फॉर्मेट है, मैं चाइनीज बोलता हूँ, टू द कॉमन फॉर्मेट, उसको कॉमन फॉर्मेट में चेंज कर देता है जो सबको समझ आती है, एक स्पेसिफिक से जर्नल कर देता है। ये इसकी शॉर्ट स्टोरी है। इट इनकोड्स द मैसेजेस, वो मैसेजेस फ्रॉम द यूजर डिपेंडेंट फॉर्मेट, जो यूजर डिपेंडेंट फॉर्मेट में होते हैं, खास लैंग्वेज में होते हैं, फॉर्मेट में होते हैं, उसको कॉमन कर देता है, आम कर देता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और इस तरह वाइस वर्सा, उलट भी है, फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग डिसिमिलर सिस्टम। तो ये काम ट्रांसलेशन भी करता है, एक रिस्पांसिबिलिटी हो गई इसकी। दूसरी रिस्पांसिबिलिटी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी करता है प्रेजेंटेशन लेयर। क्या है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? आजकल आपको पता है कि हमारा डेटा बहुत ही रिस्क, एक थ्रेट है उसको हैक करने का, ठीक है। हम 24 घंटे आप ये समझे कि आप एक थ्रेट में होते हैं जब भी आप नेट पे डेटा सेंड कर रहे होते हैं किसी किस्म का भी, इसलिए आपको कहा जाता है कि अपने पासवर्ड, अपने यूजर नेम, पिन कोड वगैरह किसी से शेयर ना करें। और आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के अकाउंट्स खाली हो गए इसी तरह हैकिंग के जरिए। सो इंक्रिप्शन है, काफी हद तक ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए। It is responsible for data encryption and decryption of sensitive data before they are transmitted our common channel, ठीक है, जो आम चैनल्स होते हैं जब भी उस पे आप डेटा सेंड कर रहे होते हैं कोई भी, तो उसके लिए ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी फॉर एग्जांपल इट कैरीज आउट इंक्रिप्शन एट द ट्रांसमीटर एंड डिक्रिप्शन एट द रिसीवर, ठीक है। क्या हो रहा होता है, आपका जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है इट इज रिस्पांसिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन, तो ये बड़ा सिंपल लाइन लिखी हुई है और प्लेन टेक्स्ट है, आम मुझे सिंपली समझ आ जाती है। लेकिन अगर इसी को मैं सिंबल्स में लिख दूं, सारा सिंबल साइफर टेक्स्ट में कर दूं, जिसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे सारे सिंबल्स बने हों, सिंबल्स हो, डिफरेंट सिंबल्स हो, डॉट्स हो, कोई आइकन्स हो, तो उसमें अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो क्या जो चोरी कर रहा है डेटा को वो चोरी तो कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके नेटवर्क में आप बहुत भी ज्यादा सिक्योरिटी कर लें लेकिन आपके कहीं ना कहीं लूप होल्स आपके निकल आते हैं। लूप होल्स बेसिकली चोर दरवाजे, कहीं ना कहीं हैकर को मिल जाते हैं, तब वो डेटा चुरा तो लेता है, लेकिन अगर वो प्लेन टेक्स्ट में ना हो, आप कहते हैं चुरा लिया है तो ये तो इंक्रिप्शन का फायदा नहीं हुआ, नहीं, इंक्रिप्शन की बात कुछ और है। इंक्रिप्शन का मतलब है कि ये लाइन जो है ये पूरी इसकी शक्ल बिगड़ी होती है। इंक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट से मैसेज चेंज होता है साइबर टेक्स्ट में। साइबर टेक्स्ट साइबर क्राइम के लिए बनाया गया है, साइबर क्राइम जब होते हैं तो वहां पर हम साइबर टेक्स्ट यूज करते हैं, यानी हम कोड वर्ड्स यूज करते हैं इजीली। कहीं पे भी आपने सुना होगा कोड वर्ड्स, यानी आप किसी आईएसआई या हो एजेंसीज या जो भी है एफआईए या सीआईए, उनने देखा होगा वो कोड वर्ड यूज करते हैं, आगे वाला समझ जाता है। तो यहाँ भी ये है, इंक्रिप्शन का मतलब यही है कि चीज तो डेटा तो किसी के हाथ चढ़ गया लेकिन वो इंक्रिप्टेड है, वो इंक्रिप्शन फॉर्म में है, इंक्रिप्टेड है,
तो उसको डिक्रिप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपना पासवर्ड भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन का रखें ताकि उनको डिक्रिप्ट ना किया जा सके। उसमें सिंबल्स डालें वगैरह डालें तो उनकी जो मैचिंग है वो नहीं मिलती इतनी इजीली। तो यहाँ पे डेटा तो हैकर को मिल गया, लेकिन चूंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है फिर उसको डिक्रिप्ट करना उसके लिए डिफिकल्ट होता है। डिक्रिप्शन कहते हैं उसी का तोड़। तो इसके लिए फिर आपके मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। ये आपने फिर आपके असाइनमेंट भी है कि आपने देखना है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे की जाती है। जो कॉन्सेप्ट था सारा वो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए सिमेट्रिक कीज भी यूज की जाती हैं कि एक तरफ से की जो लगी हुई है एक की किस्म का एक पासवर्ड जैसे लगा हुआ है। जब आप नेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं अक्सर उसके साथ एक पासवर्ड लगा होता है, एक पासवर्ड होता है। जैसे पीडीएफ फाइल है या जिप फाइल है, जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। फिर उसके साथ कहीं पे भी पासवर्ड आपको मिल जाता है, वहीं मिल जाता है, कोई उसी के अंदर कोई बता देता है कि फलां जगह पे पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो ये एक की होती है, सिमेट्रिक की होती है। ये पासवर्ड सिमेट्रिक है, उस तरफ भी यही पासवर्ड है, इस तरफ भी है, डिफरेंट नहीं है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की यूज की जाती है बेसिकली दोनों तरफ। एक साइड पे चाबी लगा के वही चाबी दूसरे साइड तक पहुंचा दी जाती है, वो उसी चाबी से उसको खोल देता है, तो वो समझ जाता है। तो ये इंक्रिप्शन का मेथड यूज किया जाता है और ये आपके ब्राउजर में सारा कुछ हो रहा होता है, आपके ब्राउजर ही कर रहे होते हैं। तीसरी जो इसकी खासियत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंटेशन लेयर की, फंक्शन है, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कंप्रेशन। ये डेटा कंप्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है। डेटा कंप्रेशन इज डन एट द सोर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, इट reduces the storage space and increases the file transfer rate. It is particularly useful for transmission of large multimedia files such as audio, video, text, etc. डेटा कंप्रेशन भी यहाँ की जाती है। जब आपके पास आप वीडियो देख रहे होते हैं या वीडियो फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं या ऑडियो फाइल होती है, जो भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें जो रिडंडेंट बिट्स होती हैं, जो स्पेसेस होती हैं दरमियान में, जो ब्लॉक्स होते हैं, जो बेड सेक्टर जिसे हम एक किस्म का आपने सुना होगा जब भी, तो आपके उस पे हार्ड डिस्क पे बेड सेक्टर आ जाते हैं। बेड सेक्टर क्या होती हैं? स्पेसेस होती हैं, फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। तो फ्रेगमेंट्स को रिमूव करने के लिए आपको डीफ्रेगमेंटेशन करनी पड़ती है। तो डीफ्रेगमेंटेशन से क्या हो जाता है, आपका सारा डेटा जो है, जो दरमियान में ब्लैक स्पेसेस होती है, ब्लैंक स्पेसेस या खराब स्पेसेस, उनको हटा के आपका डेटा सेफली एक जगह पे आ जाता है, जिससे काफी ज्यादा स्टोरेज बच जाती है आपके सिस्टम में। तो ये डेटा कंप्रेशन यहाँ पे भी ये जैसे आपने जिप फाइल की कंप्रेशन की है, तो जिप फाइल आप जब क्रिएट करते हैं तो वो स्पेस उसमें कम हो जाती है। वैसे अगर आपकी फाइल सिस्टम में ओपनली पड़े हैं तो उनकी ज्यादा स्पेस उन्होंने पकड़ी होती है। जब उन्हीं फाइल्स को आप कंप्रेस करके जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं या विनरॉर में डालते हैं, तो आप जब उस पर राइट क्लिक करके उसकी साइज देखेंगे तो एज कम्पेयर टू आपके जो ओपनली पड़े थे वही फाइल, यहाँ पे उसकी साइज में बहुत डिफरेंस होता है। फाइल तो वही होते हैं लेकिन डिफरेंस होता है। तो यही मतलब है कि जो रिडंडेंट उसमें मटेरियल होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, जो ये जिसकी जरूरत नहीं होती, जो स्पेसेस होती है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो नेट पे भी हमें ऐसी ही स्पीड चाहिए कि हमारा डेटा इजीली मूव करे, तो वो इजीली कैसे और स्पीड के साथ मूव करे विदाउट लॉस, तो वो कैसे होता है प्रेजेंटेशन लेयर के इस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, कंप्रेशन के थ्रू। ये रिस्पॉन्सिबल है डेटा कंप्रेशन के लिए। डेटा कंप्रेशन सोर्स साइड पे किया जाता है। ठीक है, जब डेटा आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो आपके जो डेटा बिट्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। रिड्यूस इस तरह इस सेंस में किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका डेटा खराब हो गया है। वो रिडंडेंट बिट्स जिनकी सिमिलर बिट्स होते हैं, जिनने ज्यादा स्पेस पकड़ी होती है, उनको रिमूव कर दिया जाता है, साफ सुथरा करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है।